तो गाइज हम वापस जहाँ पे छोड़ा था हमने पार्ट 1 में, वो लैपटॉप फ्रीज हो गया था, वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस के बारे में बता रहा था। तो इसी केस में जैसे हम देखेंगे कि अगर वो 100 किलो लीटर का 1000 किलो लीटर का मैंने पेट्रोल भेजा और 5% में नॉर्मल लॉस मानता हूँ, तो 5 कितना हो गया इसका 50 किलो लीटर। 50 किलो लीटर अगर लॉस होया तो कोई बात नहीं, वो तो नॉर्मल लॉस है। बट जब मैं देखता हूँ, जब मेरे पास वो आ गया, पेट्रोल की गाड़ी आ गई, तो उसमें 850 किलो लीटर थे, तो नुकसान कितना हुआ 150। उसमें से 50 आपका नॉर्मल लॉस है और 100 आपका एबनॉर्मल लॉस है। अब बोलोगे सर ये एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस क्यों हम कर लेते हैं? क्योंकि जब हम क्लोजिंग स्टॉक रहेगा उसकी जब हम वैल्यूएशन करेंगे तो कॉस्ट में क्या आता है, नॉर्मल लॉस आता है। एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ द गुड्स का पार्ट नहीं बनता है। जब आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ते हैं वहाँ पे मैंने आपको बताया कि एबनॉर्मल लॉस कभी भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन में नहीं आएगा, बट जो नॉर्मल लॉस है वो आएगा। मतलब जितनी भी कॉस्ट हमें लगेगी वो हम 950 यूनिट्स पे करेंगे। अगर हमारी इस पूरे पेट्रोल की कॉस्ट जो लगी थी, इसका ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इसका जो फ्रेट होगा, जितना भी वो लगा था, वो सपोज 10 लाख था या जो भी था, वो हम कितने पे करेंगे 950 पे, क्योंकि 50 तो लॉस होना ही होना है। तो 950 यूनिट्स की वो कॉस्ट मानी जाएगी। और जहां तक अब यहां पे क्या हो गया, 100 एक्स्ट्रा लॉस हो गया, वो एबनॉर्मल लॉस दैट विल नॉट बी टेकन इन द कंसिडरेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो डायरेक्टली पीएनएल में लिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में क्या था, कोई नॉर्मल लॉस नहीं था। जितना भी 50 का लॉस हो गया था हमारे इस क्वेश्चन में, वो एबनॉर्मल लॉस था। अगर 1000 के गुड्स दिए थे, 950 मिल गए, 50 एबनॉर्मल लॉस है। तो जरा हम एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करेंगे कितनी आएगी, क्योंकि वो डायरेक्टली पीएनएल में जाएगा। दैट विल नॉट बिकम द कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो कितना आया, मैंने 9 लाख का भेजा था पहले और 10,900 रुपया खर्चा हो गया मेरा। तो टोटल खर्चा हो गया 9 लाख प्लस 10,900। तो मेरा टोटल खर्चा हो गया 910,900। ये अगर मेरा टोटल खर्चा हो गया कितने यूनिट्स के लिए? अब सर ये यूनिट्स कितने यूनिट्स के लिए माना जाएगा? अब ये कितने यूनिट्स के लिए माना जाएगा? 10,000 यूनिट्स के लिए मेरा खर्चा हो गया। मेरा 10,000 यूनिट्स के लिए 1000 यूनिट्स के लिए मेरा इतना खर्चा होगा। तो पर यूनिट कॉस्ट मेरी कितनी थी? 910,950 डिवाइडेड बाई 1000। तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट थी 910 रुपीज 0.95। अब क्या हुआ मेरे दोस्तों, मेरा कितना लॉस हुआ? सर मेरी 50 यूनिट लॉस हो गई इंटू 50। तो 910.95 इंटू 50, तो मेरा लॉस जो होता हुआ 45547। 45547। अब क्या हो गया इसमें दोस्तों, अब अगर तुम क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर दिया यहां पे, सॉरी ये कितने यूनिट्स भेजे थे इसने? हाँ 900 यूनिट्स थे ना। हाँ, तो 9 लाख और वो 10,900 जो कॉस्ट था वो आएगा आपका, एक मिनट, हाँ, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट आएगी 45545, इसको मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ। और ये आपका लॉस हो गया। फिर देखो एक लाइन लिखी है आपकी, इंश्योरेंस क्लेम कर दिया उसने, 35,000 दे दिया उसने। जब आपको 35,000 दे दिया मेरे दोस्तों, आपका लॉस कितना हो जाएगा फाइनली? 45545 आपका टोटल लॉस था। उसमें से आपको इंश्योरेंस कंपनी ने 35,000 दे दिए, तो आपका जो लॉस है वो था 10,545। ये आपका एबनॉर्मल लॉस है। अब इधर आपने क्या करना है, कंसाइनमेंट में आपने ये जो टोटल 9 लाख था और 10,900 था, इसमें से आपको 45,445 बाहर निकाला, क्योंकि वो एबनॉर्मल लॉस है, वो डायरेक्टली पीएनएल में जाएगा। बट उसमें से कितना है, 35,000 आपको इंश्योरेंस कंपनी से लेना है। तो 35,000 आप किसको डेबिट करोगे? इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करोगे। तो आप क्या करोगे, इस लॉस की एंट्री क्या करोगे आप? अगर ये 45,445 का नुकसान हो गया, इसकी आप नॉर्मली एंट्री क्या करोगे? आप बोलोगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। तो इंश्योरेंस कंपनी को आप डेबिट करोगे, तो आप एंट्री करोगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। कितना, वो कितना देगी आपको? 35,000। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट 10545 टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे, क्योंकि उतनी कॉस्ट आपको वहां से लेस करनी है। 45545 वो एबनॉर्मल लॉस है, वो डायरेक्टली आपका पीएनएल में जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे बाय इंश्योरेंस कंपनी
इंश्योरेंस कंपनी से कितना लेना है 35,000, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डायरेक्टली जो आपका जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें डेबिट करोगे क्या, एबनॉर्मल लॉस 10,545, ये चीज़ हो गई। हाँ सर, अब देखो क्या हो गया, गीता बोल रही है कि मैंने कितने बेचे हैं, 750 यूनिट बेचे हैं, कितने रुपए में, 9 लाख रुपए में। अब गीता बोल रही है कि मैंने 9 लाख रुपए बेचे, तो अब आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे गीता अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। यहां पे आप सेल वेल नहीं बोलोगे यहां, क्योंकि इसमें पूरा आपने अलग हिसाब रखा। तो आप बोलोगे अब मुझे गीता से कितना लेना है, 9 लाख रुपीज, तो एंट्री करोगे गीता अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो गीता अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये आप पहली एंट्री करोगे जो गीता के अकाउंट में जाएगी, कि आप बोलोगे कि हमने इससे 9 लाख रुपए लेने, तो गीता को आप डेबिट करोगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट। गीता को आप डेबिट करोगे 9 लाख से, तो यहां पे कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय गीता 9 लाख रुपीज। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, गीता ने 10,500 के खर्चे कर दिए, गीता ने 10,500 का खर्चा कैरेज पे कर दिया है। तो आप क्या बोलोगे, कंसाइनमेंट, ये खर्चा किसका है आपका, कंसाइनमेंट में इसमें खर्चा आ रहा है आपको, तो ये 10,500 रुपया आप गीता ने अपने जेब से दे दे, तो आप क्या करोगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करोगे एज एन एक्सपेंस जो हुआ, और गीता को क्रेडिट करोगे। तो आप कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करोगे टू मिस गीता। तो गीता को आप क्रेडिट करोगे। क्या क्या किया गीता ने, गीता से आपने 9 लाख रुपए देने हैं, बट गीता ने खर्चा कर दिया कैरेज पे। कैरेज पे कितना खर्चा कर दिया सर, कैरेज पे इसने 10,500 रुपया खर्चा कर दिया। उसके बाद क्या हो गया है, मिस गीता वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 6% ऑन सेल्स इफेक्टेड बाय हर। तो इसको कमीशन देनी है, तो कमीशन अगेन आपका एक्सपेंस माना जाएगा। जो आपने इसको कमीशन देनी है, कितना देना है, 6%, जितने भी इसने सेल कर दिए। तो 9 लाख पे 6% आप कमीशन दोगे, तो 54,000 आप इसको कमीशन दोगे, तो अगेन वो गीता को क्रेडिट करोगे क्योंकि आपने इसको देना है। उसके बाद क्या हो गया, बोल रहे हैं मिस गीता इनकर्ड एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,500 फॉर रिपेयरिंग द डैमेज्ड रेडियो सेट्स रिमेनिंग इन द इन्वेंटरी। इन्वेंट्री में अभी कितना बचा है सर, हमने 950 इसको मिला था, उसमें से 750 रुपीज, 750 इसने भेजा सर, बचे 200 में कुछ डैमेज हो गया था, तो इसको ठीक करना पड़ा, 2,500 रुपीज लगे। तो वो भी मैं किसको दूंगा, जब गीता अपने जेब से देगी तो मैं क्या करूंगा, गीता को क्रेडिट करूंगा, क्योंकि मैंने कैश तो नहीं गया। तो गीता को अगेन मैं बोलूंगा रेपियर्स के नाम पे जो खर्चा है वो गीता ने पे कर दिया, तो मैं गीता को क्रेडिट करूंगा कितने से, 2500 से। तो टोटल मेरा और खर्चा कितना हो गया सर, 10,500 मेरा कैरेज का लगा जो उसने दिया, 54,000 उसकी कमीशन, और 2,500 वो। तो टोटल और खर्चा जो कंसाइन में पड़ेगा वो पड़ेगा 67,000, और वो मैं गीता को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा बाय गीता को क्रेडिट करूंगा और लिखूंगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। थोड़ा जूम कर लेता हूं, कितना, ये तीनों चीजें आप लिख सकते हो, मैं एक साथ लिखूंगा 67,000। तो गीता को मैंने डेबिट किया 9 लाख रुपीज जो उसने सेल कर दिया, और कंसाइनमेंट अकाउंट को और इसको क्रेडिट कितना करूंगा, 67,000। अब बात आएगी और क्या बचा इसमें अब ये बोल रही है और कुछ नहीं बचा है। अब मुझे बताओ जो मेरे पास माल बचा है, कंसाइनमेंट जो मेरे पास माल बचा है उसकी वैल्यूएशन करनी है। गीता से अब मुझे और कुछ नहीं था, मैंने इसको 9 लाख का माल दिया। अब उसमें से क्या हुआ, इसने कुछ बेचा, 750 यूनिट बेचे, तो मेरे पास मेरी कुछ इन्वेंट्री बची होगी गीता के पास, उसकी मुझे वैल्यूएशन करनी है। कंसाइन स्टॉक में या ओपनिंग स्टॉक तो कुछ नहीं था, तो इस साल इतना दिया, इतना खर्चा हो गया, इतना उसने खर्चा कर दिया, इतनी सेल हो गई, इतना इंश्योरेंस कंपनी से मिला। अब क्या बचेगा यहाँ पे कि जो मेरा इसमें से 9 लाख में से जो बचा हुआ माल है, बाय क्लोजिंग बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, क्या बोलेंगे उसको, जो वहां पे क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। कितना बचा है सर, 200 यूनिट बचे, और इनकी कॉस्ट, अब 200 यूनिट की कॉस्ट बता दो कितने है। ये देखो हमने कॉस्ट निकाली थी 910 रुपीज 0.95 पर यूनिट की कॉस्ट थी, 910 रुपीज और 0.20 पर यूनिट की कॉस्ट थी। और उसके बाद क्या हुआ था, गीता को भी उधर अपने गोदाम में या कुछ और लाने पे जो किराया लगा था 10,500 को, उसको भी और एक खर्चा लगा था 10,500, उसको भी खर्चा लगा था। अब मेरे दोस्तों मुझे बता दो
इन्वेंट्री जो उधर पड़ेगी उसकी करेक्ट वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए? सर उसमें जो भी कॉस्ट लगी होगी वो आ जाएगी। अब मुझे बताओ क्या उसमें ये कॉस्ट है प्रोपोर्शनेट? द आंसर इज यस। तो क्या उसमें 900 कॉस्ट है पर यूनिट का कॉस्ट? हाँ सर। अगर मैं आपको बताऊंगा उन 200 यूनिट्स की कॉस्ट बता दो तो आप क्या बोलोगे? सर उन 200 यूनिट्स में पहले जो 900 है वो तो है ही है, और उसके बाद कंसाइनर ने जो भेजा तो दैट विल बी इंक्लूडेड द कॉस्ट। द आंसर इज यस। क्यों? गीता के दुकान पे बिक जाएगा तो वहां तक जितने भी खर्चे हो जाएंगे वो है। वो क्या था सर? 10,900 जो था वो 200 यूनिट्स पे था, 1000 यूनिट्स पे था। 10,900 डिवाइड बाय 1000 तो 10 रुपया 90 पैसा वो भी आ गया। आप इसको कलेक्टिवली भी कर सकते हो और इंडिविजुअली भी कर सकते हो। और उसके बाद क्या हुआ सर? गीता ने भी खुद खर्चे कर दिए कैरेज पे, इनकी किराए पे जो गीता ने खुद खर्चा कर दिया वो 10,500। तो ये 10,500 गीता ने कितने पे किया? सर गीता को तो 950 ही मिले थे ना, तो 950 को उसको जो किराया देना सब लगा, सपोज कैरेज इनवर्ड उसके लिए या जो भी उसको लगा वो 10,900 लगा। तो उधर उसको लगा 10,900, तो 10,900 कितने पे लगा? 10,500 सॉरी, उसको 950 पे लगा। और मेरे पास कितने बचे हैं? 200 यूनिट्स बचे हैं। तो आप बोल सकते हो 10,500 उसको लगा 950 यूनिट पे, तो एक यूनिट की कॉस्ट आ गई 11.05। तो टोटल इनकी कॉस्ट कितनी आ गई? 900 बेसिक कॉस्ट प्लस 10.9 वो प्लस 11.05 वो था 921.95 पर यूनिट। और टोटल यूनिट्स कितने? 200 यूनिट्स। टोटल यूनिट्स कितने? 200 यूनिट्स इंटू 200 तो वो आएगा आपको 184,390। 184,390 आपकी जो गुड्स बचे हैं उनकी वैल्यूएशन आ गई। तो यहां पे आपने क्या सीखा? जो दूसरा चीज था हमने वहां पे पढ़ा था कि जो क्लोजिंग स्टॉक आपका बचेगा वहां पे, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक वहां पे बचेगा आपको उसकी भी वैल्यूएशन करनी है। तो उसमें आपको जो नई चीज सीखने को मिल गई वो ये था, जो मेरी कॉस्ट थी वो तो आएगी प्लस वहां तक पहुंचाने के लिए जितना भी खर्चा लगाया, जिसमें मैंने 7650 और 3250 किया और गीता ने 10,500 किया। कमीशन तो नहीं आएगी, कमीशन सेल्स पे थी। और रिपेयर्स विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, क्योंकि उससे कोई वैल्यू एडिशन तो उसमें नहीं हो रही। बट फ्रेट जो उसको पे करना पड़ा या मुझे पे करना पड़ा वो आ जाएगा। उसके बाद फिर उसके गोदाम का रेंट वो नहीं आएगा, उधर कोई नुकसान हो गया वो नहीं आएगा, बट गोदाम तक पहुंचाने में जितना भी खर्चा लगा वो आ जाएगा। तो वो बन गया पर यूनिट 921.95। कैसे निकाला? 200 में जो पहले 900 रुपीज था वो तो आएगा, प्लस जो मैंने खर्चा किया था 10,900 कितने यूनिट पे? 1000 यूनिट पे, तो पर यूनिट पे 10.90 आया। और उसने 10,500 किया कितने यूनिट पे? 950 यूनिट पे, तो पर यूनिट 11 रुपया 5 पैसा आ गया। तो टोटल ये 921.95 आ गया और मेरे 200 यूनिट्स बचे हुए हैं। तो 184,390 का माल मेरे पास बचा हुआ है। मैंने उसे 9 लाख का भेजा, 184,390 मैंने 9 लाख का भेजा, फिर 10,900 का मैंने खर्चा किया, उसने 10,500 का खर्चा किया, उसमें से 45,545 का लॉस हो गया। और क्या हो गया उसके बाद? गीता ने 9 लाख का बेच दिया और बाकी जो मेरे पास बचा 184,390। तो मुझे निकलेगा कि कंसाइनमेंट से मैंने कितना प्रॉफिट निकाला, कमाया टू कंसाइनमेंट प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को मैं लूंगा अपना जो मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा वहां पे लूंगा, नीचे जो आता है फिर इनडायरेक्ट वाला इनकम वहां पे लूंगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब करो इसको टोटल। 9 लाख प्लस 35,000 प्लस 10,545 184,390 कितना आया? 112,9935। उसमें से माइनस करूंगा मैं 9 लाख माइनस 10,900 माइनस 67,000। तो आपका प्रॉफिट कितना आया? 152,035। तो इस तरीके से आपका कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है, तो आपको पता चलता है कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे गीता की बात देखे गए तो इसने 9 लाख का माल भेजा और इसने जो खर्चा किया था 67,000। तो ये गीता बोलेगी सर 9 लाख का मैंने भेजा, 67,000 का मैंने खर्चा कर दिया, बाकी मैं आपको ट्रांसफर करूंगी। तो एंट्री करेगी बाय बैंक कितना? 9 लाख माइनस 67,000 जो वो अपना कमीशन और बाकी चीज़ काट के 83,000 वो राखी को ट्रांसफर करेगी। 8,30,000 वो ट्रांसफर करेगी।
ये था आपका कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनता है और जो कंसाइनी अकाउंट है वो कैसे बनता है। तो क्रक्स में आपको बताता हूं, कंसाइनमेंट अकाउंट में पहले क्या जाएगा, जो आपने गुड्स बेचे वो, और जो आपने खर्चा कर दिया वो, जो कंसाइनी ने खर्चा कर दिया वो। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, जो उसने बेचा वो, और अगर कुछ एब्नॉर्मल लॉस या कुछ हुआ वो, और जो क्लोज स्टॉक आएगा। जस्ट लाइक आपका जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट होता है, और यहाँ पे वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट अलग बनता है, यहाँ पे पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग और पीएनएल एक ही साथ। देखते हैं वहां से कितना प्रॉफिट आया, वो जाकर फिर आपका जो जनरल पीएनएल है, जो आपका जनरल पीएनएल है, उसमें फिर एज एन इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पे 152 आएगा, और बाकी जो वहां का प्रॉफिट आएगा मिला के वहां के खर्चे आके फिर आपका बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकलेगा। और ये था कंसाइनमेंट का। और कंसाइनी अकाउंट, उसको पूरा गुड्स जो बेचा वो तो डेबिट नहीं करेंगे, बट जो उसने सेल कर दिया उतना पैसा उससे लेना है, उसमें से लेस करेंगे उसकी कमीशन और बाकी चीजें जो उसने वहां पे खर्चे कर दिए, और बाकी वो मुझे ट्रांसफर करेगी। ये था कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। अब देखेंगे कुछ और चीजें जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं कर दी, उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारा कुछ भी चीज छूट ना जाए। ठीक है दोस्तों, अब जरा मैं स्टार्ट पे आ जाता हूं। हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें और क्वेश्चंस करेंगे मेरे दोस्तों, बट आज मैंने कोशिश कर दी थी कि जो जितने भी कंसेप्ट्स है वो आपके मेजर कवर हो जाए। और भी कुछ कंसेप्ट्स है वो हम कल के लेक्चर में करेंगे, बट जितना मैंने आज बोला उसके बेस पे अगर कुछ और चीजें हैं वो मैं बता दूंगा। बाकी कल हम बाकी चीजें और बाकी एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो जो गुड्स बेचती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल या कंसाइनर, और जिसको गुड्स बेचे जाते हैं उसको बोलते हैं कंसाइनी या एजेंट। ठीक है, नॉर्मली कंसाइनर उस वक्त क्या करता है, कोई इनवॉइस नहीं बेचता है क्योंकि सेल नहीं होती है, बल्कि वो प्रोफार्मा इनवॉइस बेचता है कि ये गुड्स है, इतनी वैल्यू, ये सब कुछ कर लेता है। ठीक है, और कंसाइनमेंट और सेल में क्या फर्क है, कंसाइनमेंट में ओनरशिप कंसाइनर के पास ही रहती है, और सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है बायर को। ठीक है, और कंसाइनमेंट में रिस्क जो है कंसाइनर को ही रहती है, बट सेल में क्योंकि रिस्क ट्रांसफर हो गया, अब जो भी नुकसान हो जाएगा उसके बाद वो बायर को बियर करना होता है। कमीशन और डिस्काउंट में ज्यादा फर्क तो मतलब क्या है, कमीशन आप किसी को सेल परचेज या किसी चीज के लिए भी देते हैं, जबकि डिस्काउंट क्या होता है, सेलर अपने बायर को देता है, चाहे वो ट्रेड डिस्काउंट हो या कैश डिस्काउंट हो। अब बात आएगी अकाउंटिंग एंट्रीज की, जो मैंने आपको समझा दी। अब जरा देख लेते हैं, ये मैंने आपको सारी चीजें बोल दी। जब कंसाइनर गुड्स बेचेगा तब एंट्री क्या हो जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट खोलेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। उसके बाद जो उसने एक्सपेंसेस इनकर कर दिए उसकी एंट्री वो करेगा। ये भी मैंने आपको बता दिया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट अगर आपने खुद कर दिया बैंक से, कैश से, या किसी के थ्रू करा दिया तो उस बंदे को क्रेडिट करेंगे, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में वो सारे एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे। और अगर आपको कंसाइनी ने एडवांस दे दिया, अगर कंसाइनी ने एडवांस दिया तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा, नहीं सर वो कंसाइनी अकाउंट में आएगा। कंसाइनी ने अगर आपको पैसे दे दिए एडवांस में तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। तो आपको दो अकाउंट तो बनाने हैं, एक कंसाइनमेंट अकाउंट जिसमें आपको प्रॉफिट और लॉस पता चल जाए, और कंसाइनी अकाउंट जिसमें आपको उसके साथ जो हिसाब होगा वो पता चल जाएगा। उसके बाद जब उसने बोला कि भाई मैंने इतना सेल कर दिया, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, मैं आपको डेबिट करूंगा और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, उतनी अपनी इनकम मानूंगा। तो आप कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट को डेबिट करोगे और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे, जो वो 9 लाख की एंट्री थी। उसके बाद कंसाइनी बोल रहा है अकाउंट स्टेटमेंट में मैंने ये खर्चा कर दिया, बोलेंगे कोई बात नहीं, आप अपना प्रूफ दिखा दो। उसके बाद बोलेंगे ये मेरा कंसाइनमेंट का खर्चा है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करूंगा और कंसाइनी को क्रेडिट करूंगा, क्योंकि उसने पे कर दिया, कैश तो मेरा गया नहीं। तो वो जो 10,500 और वो क्या बोलते हैं उसको 2500 का खर्चा था, वो ये वाली आ जाएंगी। उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई मैंने आपको इतने पैसे दे दिए 8,33,000, तो वो एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, कैश या बैंक जो भी होगा। अब आएगी बात बैड डेट्स की। जहां तक बैड डेट्स की बात है मेरे दोस्तों, अगर बैड डेट्स का देखा जाए तो बैड डेट्स में क्या चीज हो रही है सर, बैड डेट्स में हम देखते हैं कि डेल क्रेडिटर्स कमीशन दिया है कि नहीं दिया है। अगर डेल क्रेडिटर्स कमीशन दिया है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सर, रेस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनी की है, तब हम कोई एंट्री बैड डेट्स की नहीं करेंगे। बट अगर नहीं है अगर डेल क्रेडिटर्स कमीशन नहीं दिया तब तो हमारा नुकसान है, तब हम कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और कंसाइनी को क्रेडिट करेंगे। क्यों, हमने पहले 9 लाख का सेल हो गया था, सपोज इसमें 2 लाख का क्रेडिट सेल था, तो हमने तो पूरा उसको डेबिट कर दिया था। अब वो बोलेगा यार तुम्हारा तो इतना पैसा आने वाला नहीं है, ये तो बैड डेट है, तो मुझसे एक्सपेक्ट मत करो लेना। तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, इतना अब आपको क्रेडिट करेंगे, अब फिर डिफरेंशियल अमाउंट है उतना ही तुमसे लेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। अब आप बोलोगे सर इसको क्यों क्रेडिट कर रहे हैं,
ये बैड डेट का डेबिट तो करते हैं, इसको क्यों क्रेडिट करेंगे? क्यों? जब इसने बोला था मैंने 9 लाख की सेल कर दी, आपने इसको 9 लाख से डेबिट कर दिया था, बट ये बोलेगा कि मैं तो 9 लाख नहीं दे पाऊंगा, आपके 6,000 तो नुकसान हो गए, तो 6,000 से मुझे क्रेडिट करो, तो मैं आपको 8,94,000 ये दूंगा, तो इसको क्रेडिट करेंगे। और अगर हमने डेल कमीशन क्रेडिट कमीशन दे दी, तब हमको इसको कोई डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे, कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि बैड डेट की लॉस इसको बियर करना है, मुझे पूरा का पूरा 9 लाख रुपया चाहिए। ठीक है। अगर कंसाइनी ने खुद से गुड्स ले लिए, तो जो सेल कर दिया वो तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट होता है। तो इसने बोला कि मैंने अपने घर के लिए 50,000 के गुड्स ले लिए, तो मैं बोलूँ कोई बात नहीं, मैं तुझे डेबिट करूंगा, तो अगेन क्या रहे, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट अगेन डेबिट हो जाएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और फिर मेरे दोस्तों जो गोदाम में लास्ट में उसके गोदाम में माल बचेगा मेरा, तो कंसाइनमेंट स्टॉक में रखूंगा, वो भी मेरा पार्ट ऑफ द एसेट रहेगा। जिस तरह से मेरा अपना स्टॉक है, इस तरह मैं बोलूंगा स्टॉक एट द कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट करूंगा और कंसाइनमेंट को क्रेडिट करूंगा। इट्स जस्ट लाइक द क्लोजिंग स्टॉक जो मेरे पास होता है, अभी क्लोज स्टॉक मेरा उधर पड़ा होता है, उसको क्रेडिट करूंगा और फिर ये बैलेंस शीट में एज एन एसेट जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कमीशन जो होगी तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कमीशन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल। तो यहां पे हम अपने इंडिविजुअल एक्सपेंसेस नहीं रखते, क्योंकि आप कंसाइनमेंट एज अ होल को एक मतलब डील मानते हो और जितने भी खर्चे हो जाएंगे उसमें डाल जाएंगे। अदर हेड्स हमें क्रिएट नहीं करने हैं, तो अदर हेड्स जो आपके एडवर्टीजमेंट के, बैड डेट्स के, बाकी एक्सपेंस है, वो अपने नॉर्मल बिजनेस के रहेंगे। कंसाइनमेंट के लिए जितना भी होगा तो ये डिब्बा है, सारा चीज इसी में चला जाएगा। ठीक है। अभी मैं कंसेप्ट से फोकस करूंगा, इलस्ट्रेशन हम कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 आप फिर भी खुद कर देना, क्योंकि इलस्ट्रेशन 5 मैंने आपको बता दी। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज हम कल करेंगे, क्योंकि बेसिक तो मैंने आपको बोली दी, एट कॉस्ट जो होगा उसका कैसे करेंगे वो तो एग्जांपल में आ ही गया कि जितनी भी उसकी कॉस्ट थी वो। बट अगर इनवॉइस्ड एबव कॉस्ट थे तो उसमें हमें स्टॉक रिजर्व निकालना होता है, वो हम अलग से निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का मैंने आपको बता दिया, बस मैंने आपको सिर्फ वहां पे फर्क बता दिया कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। बट होता क्या है कि जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे, अगर नॉर्मल लॉस होगा तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जो रहेगी वो किन की रहेगी, सिर्फ जो नॉर्मल गुड्स की रहेगी। ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल में यहां पे इसमें बोला है, इफ सम लॉस इज अनअवॉइडेबल इट विल सेपरेट ओवर द एंटायर कंसाइनमेंट, तो ओवर द एंटायर कंसाइनमेंट वो उसको सेपरेट किया जाता है व्हाइल वैल्यूइंग द इन्वेंटरीज। The total cost plus expenses should be divided by the quantity available after the normal loss। ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रूल है जो मैंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। सपोज 10,000 kgs ऑफ एप्पल्स आर कंसाइन्ड टू द होलसेलर। सपोज मैंने कश्मीर से 10,000 किलो सेब बेच दिया दिल्ली, और उसकी कॉस्ट थी 30 रुपीज पर केजी और फ्रेट था 40,000 रुपया, तो मेरा खर्चा कितना हुआ, 30 इंटू 10,000, तो 3 लाख का मेरा वो था सेब का कॉस्ट, और 40,000 मुझे किराया लगा कश्मीर से यहां तक, तो मेरी टोटल कॉस्ट थी 3,40,000 रुपया। ठीक है। तो मेरी टोटल कॉस्ट थी 3,40,000 रुपया। अब बोल रहे इट इज कंक्लूडेड दैट 15% लॉस इज अनअवॉइडेबल। 15% लॉस कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, इस रास्ते में 15% सेब खराब होते ही है। तो बचेगा कितना, तो 1000 में से अगर 10,000 किलो है, अगर 10,000 किलो है मेरे दोस्तों, 1500, तो 10,000 का 15% कितना होगा, 1500 तो नुकसान होना ही होना है। तो बचेंगे कितने पीछे, 10,000 माइनस 1500, सर पीछे बचेंगे 8,500। तो मैं बोलूंगा कि मेरे लिए जो ये 3,40,000 खर्चा हो गया, ये 850 यूनिट्स के लिए होगा। तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट जो आएगी वो 3,40,000 डिवाइड बाई 8,500। तो मैं बोलूंगा पर यूनिट कॉस्ट मेरी 40 है। अब सपोज मेरे पास जो इन्वेंट्री बची है वो 1000 यूनिट्स बचे हुए हैं। अगर मेरे पास 1000 यूनिट्स बचे हैं तो मैं बोलूंगा 1000 इंटू पर यूनिट कॉस्ट 40 है। पर यूनिट कॉस्ट 34 नहीं है। क्यों? जो यहां पे ये 1500 का लॉस है, ये तो नॉर्मल लॉस है, ये अनअवॉइडेबल लॉस है, तो इनको हम हटा देते हैं। ये 8,500 पे हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, 8,500 पे एब्जॉर्ब करते हैं। तो पर यूनिट कॉस्ट हम 40 रुपये मानेंगे। क्यों? बाकी 1500 तो लॉस होना ही होना है। ठीक है, वो नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस को हम सबस्यूम करते हैं कि इनमें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। तो हमारे पास अगर 1000 यूनिट्स बचे तो हम बोलेंगे 1000 इंटू 40, तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 40,000 आ गई। आप बोलते हैं ये तो 34 ही है, बट वो गलत होगा। क्यों? वो नॉर्मल लॉस है, और नॉर्मल लॉस को हम एब्जॉर्ब करते हैं रिमेनिंग गुड्स पे। बट यहीं पे अगर एबनॉर्मल लॉस होगा मेरे दोस्तों, अगर एबनॉर्मल लॉस होगा, सपोज नॉर्मल लॉस 15% है और आपका 25% लॉस हो गया, आपका 25% लॉस हो गया, तो आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, जो कॉस्ट निकलेगी आपकी वो 3,40,000 डिवाइड बाई 7,500, 8,500 कितना आएगा, 40 रुपया ही निकलेगा। फिर आपका कितना लॉस हो गया? सर आपको 7,500 यूनिट्स ही मिले, तो
तो आपका एबनॉर्मल लॉस 1000 हो गया, तो 1000 इंटू 40, 1000 इंटू 40 जो है 40,000 जो आपका है वो एबनॉर्मल लॉस होगा, 40,000 जो है आपका एबनॉर्मल लॉस होगा। और बाकी जो गुड्स बचेंगे उनकी कॉस्ट 40 ही मानी जाएगी, बाकी जो गुड्स बचेंगे उनकी कॉस्ट 40 ही मानी जाएगी। वहां पे ये चीज नहीं करेंगे, वहां पे ये चीज नहीं करेंगे कि 3,40,000 डिवाइड बाई 7,000 नहीं करेंगे। हम नहीं बोलेंगे कि 45.33, ऐसा नहीं करना है कि 3,40,000 फिर मुझे 7,500 बचा तो 45 कॉस्ट मानेंगे, नहीं, ये गलत होगा। एबनॉर्मल लॉस विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, बल्कि उसको अलग से पीएनएल में लेना है। एब्जॉर्ब सिर्फ नॉर्मल लॉस पे करना है। तो 10,000 गुड्स थे, 15% नॉर्मल लॉस था, 8500 पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आप करोगे 3,40,000 डिवाइड बाई 8500। अब कितना हुआ, 40 रुपया हुआ ना, तो आपका नॉर्मल लॉस कितना था, 150, वो तो हुआ। एबनॉर्मल कितना हुआ सर, आपको 2500 यूनिट्स का लॉस हुआ, 1500 तो नॉर्मल है, 1000 एबनॉर्मल है, 1000 इंटू 40 वो अलग से आप पीएनएल में बुक करोगे 40,000, और आपकी जो क्लोज स्टॉक है 1000 यूनिट्स की, उसकी कॉस्ट 40 हो गई, उसकी कॉस्ट 45 नहीं होगी। समझ आई बात। एबनॉर्मल लॉस को मैं अगेन बोलूंगा, एबनॉर्मल लॉस को आप एब्जॉर्ब नहीं करते हो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में, तो आपकी गलतियां हो रही है, उसकी वजह से आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन नहीं बढ़ाओगे, वो गलत होगा। नॉर्मल लॉस तक तो ठीक है, बट एबनॉर्मल विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट। जैसे ये एबनॉर्मल लॉस के बारे में थोड़ा सा बोल रहा है, इफ एनी एक्सीडेंटल और अननेसेसरी लॉस ओकर्स द प्रॉपर थिंग टू डू इज टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द गुड्स thus lost and then to credit the consignment, debit the P&L, उसको अलग से आप P&L में खर्चा मानोगे। This will enable the consignor to know the profit would have been earned had the loss not taken। इससे consignment का रियल प्रॉफिट आपको पता चले जाएगा अगर आपको लॉस नहीं होता ड्यू टू द ये abnormality। Suppose 1000 sewing machines costing 2500 each are sent on consignment basis and 10,000 are spent on freight। अगर आपने 1000 sewing machines भेजी जिनकी 2500 each कॉस्ट थी, तो 1000 इंटू 2500 और 10,000 आपको खर्चा लग गया, 20 मशीन्स डैमेज हो गई। अगर डैमेज हो गई तो उनका लॉस जो है वो कितना आएगा, 20 इंटू 2500 वो 50,000, और कितना लगा था आपको 10,000 डिवाइड बाय कितने 1000, वो पर 10 रुपया आया था, 10 रुपया इंटू 20 कितना हुआ 200 रुपया। तो आपका जो एबनॉर्मल लॉस है वो कितना है मेरे दोस्तों, वो आपका 50,200 था, जो एक क्वेश्चन किया था हमने इलस्ट्रेशन 5 में। तो 50,200 में आपका एबनॉर्मल लॉस है, इससे आपको कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे इंश्योरेंस कंपनी कुछ देगी आपको, इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ एबनॉर्मल लॉस का देती है, नॉर्मल लॉस का नहीं देती है। जो होना ही होना है उसका इंश्योरेंस कंपनी क्यों देगी अपने जेब से। The amount should be credited to the consignment account and debit to the P&L. If any amount, say rupees 40,000 is received from the insurance company, then debit to the P&L will be only 10,200, क्योंकि वो consignment में आपको जो 40,000 है वो इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, जो अभी हमने इलस्ट्रेशन में कर दिया था। But the credit to the consignment will be 5,200, 40,000 will be debited to the bank account. Students shall note that abnormal loss is valued just like inventory is in hand. Students should be careful while valuing goods lost in transit। इसका ऊपर वाले का मतलब था जैसे उस तरह से कैलकुलेट किया था ना आपने कि 7,500 में से 1000 बचा है मेरे पास, तो जो 1000 लॉस हुआ था 8,500 से 7,500 तक जो डिफरेंस था उसको कैसे करोगे 1000 इंटू 40, और जो आपके पास बचा है 1000 इंटू 40 वो कंसाइनमेंट में एज अ स्टॉक जाएगा, और वो जो 1000 एबनॉर्मल लॉस है वो पीएनएल में जाएगा। स्टूडेंट्स शुड बी केयरफुल व्हाइल वैल्यूइंग गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड गुड्स लॉस्ट इन कंसाइनीज गो डाउन। क्यों, फर्क क्या है, अगर लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया, अगर कश्मीर से लेके दिल्ली तक रास्ते में नुकसान हो गया वो एक बात है, और दिल्ली के गोदाम में हो गया ये दूसरा नुकसान है। क्यों, बोथ आर एबनॉर्मल लॉस, ये दोनों एबनॉर्मल लॉस है, बट फर्क क्या है, इन केस ऑफ फॉर्मर और लेटर पता है ना, फॉर्मर जो पुराना है, पुराने की बात क्या हो रही है, गुड्स लॉस इन ट्रांजिट कंसाइन इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस और नॉट टू बी इंक्लूडेड, व्हायरएज इट इज टू बी इंक्लूडेड द लेटर केस। क्यों, अगर नॉन कंसाइनी के जो खर्चे हैं गुड्स लॉस इन ट्रांजिट जो है उसमें तो उसके खर्चे हुए ही नहीं है तो वो इंक्लूड नहीं होंगे, बट अगर उसके गोदाम में लॉस हुए तो उसके जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हो गए थे कंसाइनी के वो भी उसमें आ जाएगा। जैसे उसमें था कंसाइनी का वो वाला खर्चा वो भी आ जाएगा अगर गोदाम में लॉस हुआ, बट अगर ट्रांजिट में हुआ तो वो नहीं आएगा क्योंकि वो तो इनकर ही नहीं हुआ होगा। Further, for the purpose of valuation of inventory in hand, it should be noted that while normal loss is considered as part of remaining goods, abnormal loss is ignored। तो मैंने आपको बोला abnormal loss is not considered in the valuation of the goods। ठीक है, तो जैसे ये आप करोगे टोटल एप्पल शिपल्ड 10,000 था, और अगर एप्पल लॉस इन ट्रांजिट 500 था,
और रिमेनिंग एप्पल 9,500 थे, तो उनकी कॉस्ट कैसे आ गई वो तुम देख लेना, इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस के बारे में मैंने बता दिया कि नॉर्मल लॉस जो था वो 15% था उस केस में, तो 1425 था, और रिमेनिंग सेलेबल एप्पल्स आपके 8075 था। और आपका एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट में आपके 500, यहाँ पे सपोज एग्जांपल में एक्सीडेंट में 500 हो गए थे, तो 500 आपका क्या है, एबनॉर्मल लॉस। तो अगर 10,000 था उसमें से 500 एक्सीडेंट में चले गए, 9,500 में 15% तो लॉस होना ही होना है। तो नॉर्मल गुड्स आपके कितने बचे, 8075। तो नॉर्मल गुड्स आपके कितने बचे, 8075, ठीक है दोस्तों। अब देखो 10,000 की गुड्स कितनी थी, 34 रुपीज़ इंक्लूडिंग फ्रेट। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लॉस्ट ऑफ एप्पल्स हो गया वो वहाँ पे ही लेस हो जाएगा, 70,000 इंटू 34 रुपीज़। पीछे आपके बचे 9,500। तो 9,500 आपके नॉर्मल कंडीशन में होने चाहिए थे, बट रिमेनिंग एप्पल्स होने चाहिए थे, और 9,500 में से आपको क्या करोगे, नॉर्मल लॉस लेस करोगे। तो ये जो 3,23,000 है, जो 3,23,000 है, ये कितने पे एब्जॉर्ब करोगे, ये आप करोगे एब्जॉर्ब 8075 पे। क्यों, वो जो एबनॉर्मल लॉस था उसको बाहर करोगे, दैट शुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और एबनॉर्मल लॉस को फिर आप पीएनएल में लोगे। और अगर इंश्योरेंस कंपनी से कुछ लेना है तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, या आप अलग से कर सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, जो मैंने इलस्ट्रेशन में कर दिया था। और कमीशन के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही दिया, ठीक है। तो कल हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जहां पे आप गुड्स को मतलब हायर प्राइस पे बेच दो, और कुछ क्वेश्चन उस पर करेंगे। और जहां पे दूसरा चीज़ है, अगर कंसाइनी ने गुड्स वापस दे दिया और अकाउंट सेल्स, वो तो कुछ ज़्यादा है नहीं, उसमें ये चीज़ें सारी आती है। और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी हम कैसे अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। तो कल हम जो प्राइस पे सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स से ज़्यादा पे आप बेचते हो कंसाइनी को, उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे, और फिर कंसाइनी की बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने स्किप नहीं करना है। और कल हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। तो मिलेंगे कल के लेक्चर में।